दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जनधन सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो, अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जनधन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करने के लिए जाते हो ना, तो सबसे पहले इनके कर्मचारी आपका जनधन सेविंग्स अकाउंट तो ओपन ही नहीं करेंगे। सीधे बोलेंगे कि आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करा लो, इस तरह का कोई भी सेविंग्स अकाउंट्स मेरे पास में नहीं है। लेकिन अगर आप उनको प्रेशर दोगे यानी कि रिक्वेस्ट करोगे, तो फिर आपका बीएसबीडीए यानी कि जनधन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन कर देंगे। दूसरी बात भाई, ये सेविंग्स अकाउंट ज्यादातर करके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बीसी पॉइंट के जरिए ओपन होता है। तो अगर आपने बीसी पॉइंट्स के जरिए इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाया है, तो भाई उस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर काफी बड़ा लिमिटेशंस रहेगा। मैं आपको बता दूं कि उस सेविंग्स अकाउंट्स में आप 1 लाख रुपए से अधिक बैलेंस नहीं रख सकते हो। दूसरी बात, एक महीने में 4 बार से अधिक विड्रॉवल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर काफी बड़ा लिमिटेशंस होता है अगर आप बीसी पॉइंट्स के जरिए इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करते हो तो। वहीं पर अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच के जरिए जनधन सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो, तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। देखो, सबसे पहले अगर हम मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस को लेकर के बात करें, तो भाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस इतना ज्यादा खास नहीं होता है। हालांकि बेसिक फीचर्स आपको देखने को मिलता है, जैसे कि फंड ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हो। साथ ही साथ अकाउंट का स्टेटमेंट वगैरह चेक कर सकते हो। यहाँ पर डेबिट कार्ड कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा आपको बेसिक फीचर्स इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस में देखने को मिल जाता है। इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो मिनिमम 10 ईयर्स होना चाहिए। 10 ईयर्स से आप माइनर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह देना होगा। दूसरी बात भाई, यहाँ पर आपको इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट रेट भी अर्न कर सकते हैं इस सेविंग्स अकाउंट्स में। तीसरी बात, ये जो सेविंग्स अकाउंट्स है ये पूरी तरीके से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स होता है। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आज के डेट में आपको जनधन सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ही नहीं, बल्कि आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। वैसे अगर हम जनधन सेविंग्स अकाउंट्स की बात करें, तो जनधन सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। साथ ही साथ एसएमएस अलर्ट चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वहीं पर अगर आप चेकबुक वगैरह लेते हो, तो यहाँ पर आप 1 फाइनेंशियल ईयर में 20 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हो। और यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो, तो फिर इस केस में अगर आप ब्रांच के माध्यम से अप्लाई करते हो तो आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। और अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करते हो, तो फिर इस केस में आपको 3 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। बाकी भाई, इस जनधन सेविंग्स अकाउंट्स में आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 1 लाख रुपए रख सकते हो या फिर 2 लाख रुपए रख सकते हो। काफी सारे लोगों के मन में डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है कि मैं अपने सेविंग्स अकाउंट्स में कितना बैलेंस रख सकता हूँ। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर अगर आपने जनधन सेविंग्स अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच के जरिए ओपन करवाया है, तो आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस रख सकते हो। और अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें, तो यहाँ पर भाई सबसे पहली बात, तो जनधन सेविंग्स अकाउंट्स में कैश डिपॉजिट के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। हालांकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सर्विस चार्जेस में ये मेंशन किया है कि अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है, आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो अब क्योंकि यहाँ पर जनधन सेविंग्स अकाउंट के कैटेगरी में ही आता है, तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ये मेंशन किया है कि आप एक महीने में 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी कि 5 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं, तो फिर इस केस में आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। दूसरी बात, आप पर डे यहाँ पर 2 लाख रुपए से अधिक का कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते। अगर आप इसके ऊपर करते हो, तो फिर इस केस में आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें, तो इस केस में भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर यही लिखा है कि आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट हो, तो आप एक महीने में 5 विड्रॉवल कर सकते हो, यानी कि 5 बार पैसे निकाल सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो, तो फिर इस केस में आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें, तो देखो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पीएमजेडीवाई डेबिट कार्ड के ऊपर चार्जेस तो नहीं बताया है। हालांकि इनके रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड के ऊपर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 200 रुपए प्लस जीएसटी और इशुएंस फीस 200 रुपए प्लस जीएसटी और रिप्लेसमेंट फीस वगैरह 200 रुपए प्लस जीएसटी है। तो अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच के जरिए जनधन सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो, तो हो सकता है यहाँ पर आपका 200 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस डेबिट हो। वैसे अगर आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जनधन सेविंग्स अकाउंट है और अगर आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच के जरिए ओपन करवाया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि क्या आपका डेबिट कार्ड चार्जेस डेबिट होता है या फिर नहीं होता है। लेकिन मुझे जहां तक पता है, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि पीएमजेडीवाई डेबिट कार्ड के ऊपर चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है।
साथ ही साथ यहाँ पर आपको ओडी फैसिलिटीज अप टू 5,000 रुपए तक का देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप अप टू 2 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हो। यहाँ पर मिलता है 2 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तीसरी बात, 30,000 रुपए तक का बीमा कवर देखने को मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है। वैसे देखो, सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जनधन सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो और यहाँ पर आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन ज्यादा करते हो, जैसे कि यूपीआई के माध्यम से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह आप यूज करते हो और ज्यादा ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो, तो फिर इस केस में मैं आपको बता दूं आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो फ्रीज भी हो सकता है, क्योंकि काफी सारे लोगों का इसी कारण की वजह से सेविंग्स अकाउंट फ्रीज होता है। अगर आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन ज्यादा करते हो तो आपका सेविंग्स अकाउंट फ्रीज हो सकता है। मैं यहाँ पर आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका जनधन सेविंग्स अकाउंट है तो आप ज्यादा ट्रांजेक्शन वगैरह ना करें, बहुत कम ही लेवल पर ट्रांजेक्शन वगैरह करें। मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है वो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि आप एक साल में 1 फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजेक्शन ना करो, नहीं तो आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो फ्रीज हो सकता है। फिर आपको ब्रांच पर चक्कर लगाते रहेंगे आप। तो दोस्तों, आप चाहे तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जनधन सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो और या फिर चाहे तो आप किसी दूसरे सेविंग्स अकाउंट्स की तरफ जा सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप मेरी ओपिनियन मांगोगे कि क्या मुझे वाकई में जनधन सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको बिल्कुल भी जनधन सेविंग्स अकाउंट नहीं ओपन करवाना चाहिए। इसके ऊपर आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ओपन करवा सकते हैं और रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के ऊपर भी आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने मिनिमम बैलेंस चार्जेस बिल्कुल पूरी तरीके से हटा दिया है। तो यहाँ पर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो, बाकी चार्जेस सेम है। यहाँ पर भाई आपको एसएमएस अलर्ट के ऊपर भी चार्जेस देना पड़ता है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। वैसे इसके ऊपर मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने की सोच रहे हो तो आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो और रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के सारे सर्विस चार्जेस को जान सकते हो। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के यही था वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।